गुड मॉर्निंग दोस्तों। भारत के भूगोल में अभी हम लोग पढ़ रहे थे भूगोल का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक भारत की नदियाँ। और भारत की नदियाँ में प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ के तहत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बंगाल की खाड़ी में जितनी भी नदियाँ गिरती है उन सबको डिटेल के साथ और एक एक नदी को मैप के साथ देखेंगे। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो आइए अब हम इस नदी को पूरी डिटेल के साथ जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में जितनी भी नदियाँ हैं उन सबको हम लोग एक नज़र भारत के मैप पे देख लेते हैं। तो आगे इसके आगे हम लोग फिर एक एक नदी को आगे डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे अगर बात की जाए बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की, तो यहाँ से प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ यहाँ पे ये स्वर्ण रेखा नदी जो है यहाँ से गनी जाती है। यहाँ पे एक गंगा नदी भी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, उसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी भी है। तो ये सभी नदियाँ जो है ये हिमालय से नदियाँ से आ रही थी, लेकिन यहाँ पे हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ को पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक नज़र देख लीजिए। तो सबसे पहले जो ये गंगा नदी आप लोग देख रहे हैं ये आ रही थी इधर से, और ये आने के बाद यहाँ पे पश्चिम बंगाल में एक बैराज था फैराक्का, और यहीं से ये दो भागों में बढ़ जा रही थी। एक हुगली नदी पश्चिम बंगाल की ओर और एक नदी यहाँ पे बांग्लादेश की ओर जिसका नाम पद्मा पड़ता था। और इसी हुगली नदी में यहाँ पे आके मिलती है दामोदर नदी, और यह दामोदर नदी आती थी झारखंड के छोटा नागपुर पठार से। तो ये दामोदर नदी के बारे में भी थोड़ी सी हम लोग जानेंगे, ज़्यादा नहीं। और फिर यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य रूप से जो नदियाँ शुरू होती है स्वर्ण रेखा नदी से शुरू होती है। तो स्वर्ण रेखा नदी देखिए ये स्वर्ण रेखा नदी है, ये भी झारखंड से आती है। फिर यहाँ पे एक उसके नीचे जो नदियाँ है ये नदी जिसका नाम है बैतरनी, फिर उसको हम लोग पूरी डिटेल के साथ जानेंगे। फिर उसके बाद एक नदी है ब्राह्मणी, और ये ब्राह्मणी नदी आती है यहाँ पे झारखंड की ओर से। फिर ये आपके उड़ीसा के तट पर अंदर आती है और ये गिरती है एक यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में। फिर ये एक नदी है यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है, और ये है महानदी। ये कहाँ से आती है इसके बारे में हम लोग छत्तीसगढ़ से आती है, और ये पूरी डिटेल के साथ जानेंगे आगे। महानदी के बाद फिर एक नदी को हम लोग जानेंगे गोदावरी नदी, और ये गोदावरी नदी निकलती है महाराष्ट्र से, और इसके जितने भी सहायक नदियाँ हैं उन सबको हम लोग जानेंगे आगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कृष्णा नदी को, और ये कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी की जितनी भी सहायक नदियाँ हैं ये इसको भी हम लोग आगे जानेंगे। फिर हम लोग इस भारत की नदियाँ में पढ़ेंगे पेन्नार को, फिर पल्लार को, और कावेरी और वैगई नदी को। तो ये भारत की जितने भी नदियाँ हैं हम लोग बंगाल की खाड़ी में ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ है। और इसका अगर क्रम एग्जाम में पूछ ले कि कौन सी नदियाँ सबसे बड़ी है, कौन कितने नंबर पर आती है, तो इन नदियों में सबसे बड़ी अगर बात की जाए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदियों में इसमें जो बंगाल की खाड़ी में भी गिरती है और अरब सागर में, तो सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। फिर उसके बाद आती है कृष्णा, फिर आती है नर्मदा, और उसके बाद महानदी, फिर आती है ताप्ती। तो ये लंबाई का क्रम है बात की जाए प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ में। तो अब हम लोग एक एक नदी को पूरी डिटेल के साथ चलते हैं देखने। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दामोदर नदी को, और ये दामोदर नदी को हम लोग भारत के मैप पे कहाँ देखा था, जो गंगा के हुगली नदी की सहायक थी। ये गंगा नदी आ रही थी और ये एक हुगली, उसी में आके ये दामोदर नदी मिलती है। तो एक बार मैप में देख लिए। तो चलते हैं हम लोग इसको डिटेल में जानने। तो दामोदर नदी की बात की जाए तो यह छोटा नागपुर पठार से निकलती है। छोटा नागपुर कहाँ पे है, ये है झारखंड में, और ये झारखंड से निकलकर फिर ये आज कहाँ पे जाके मिलती है, पश्चिम बंगाल में हुगली नदी से मिलती है यह दामोदर नदी। तो यहाँ पे देख लीजिए पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में गंगा से जाके संगम बनाती है। और इसकी सहायक नदी की बात की तो बराकर, कोनार एवं जमुनिया इसकी प्रमुख सहायक नदी है दामोदर नदी की। तो दामोदर नदी के बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं देखेंगे, इसको हम लोग पिछले वीडियो में जब गंगा नदी पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर इसको कवर किया था। तो इसके बाद हम लोग जो मेन नदी है यहाँ पे स्वर्ण रेखा नदी, इसको चलिए हम लोग देखते हैं। तो दामोदर नदी के बाद ये स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकल रही थी, तो झारखंड से। तो और उसके बाद ये फिर ये पश्चिम बंगाल होते हुए उड़ीसा जाती थी, और उड़ीसा के तट पे बंगाल की खाड़ी में मिलती थी। तो ये है स्वर्ण रेखा नदी, और ये यहाँ पे इधर क्या है तो झारखंड है, और झारखंड से निकलती है छोटा नागपुर पठार से, और निकलने के बाद ये उड़ीसा में आती है। फिर उड़ीसा में यहाँ पे उड़ीसा के तट पर इधर जानते हैं समुद्र है इधर पूरा, तो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, और यहाँ पे आके ये अपना मुहाना बनाती है। तो ये कौन सी नदी थी, स्वर्ण रेखा नदी। और इसके बारे में बात की जाए तो क्या इसके बारे में आइए देखते हैं। तो यह झारखंड से निकलती थी, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर उसके बाद उड़ीसा, और ये बंगाल की खाड़ी में अपना संगम बनाती थी। उसके बाद इसके बारे में बात की जाए
तो रांची एवं सिंहभूम जिला से बहती हुई यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है और स्वर्णरेखा नदी यह प्रदूषित होने के कारण इसको जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है। और इसी प्रदूषित होने के कारण ही इसमें एक भी जलीय जीव नहीं पाया जाता है, तो याद रखिएगा। और इस पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण जलप्रपात है जिसका नाम है हुंडरू, और ये कहाँ पे है? झारखंड में। इस किस नदी पे है? तो स्वर्णरेखा नदी पे है। एग्जाम में क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बैतरनी नदी को। तो बैतरनी नदी को कहाँ पे हम लोगों ने देखे थे, कहाँ से निकल रहा था? तो भारत के मैप पे यहाँ पे आइए एक बार और देख लेते हैं बैतरनी नदी को, तो फिर हम लोग इसको डिटेल से जानेंगे। तो बैतरनी नदी देखिए कहाँ पे है, ये स्वर्णरेखा नदी जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था, उसके बाद एक नदी है बैतरनी, यही बैतरनी है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ब्राह्मणी नदी को। तो आइए हम लोग अब लोग देखते हैं इसमें बैतरनी नदी को। और ये बैतरनी नदी देखिए कहाँ से निकलती है, तो ये है बैतरनी नदी, और ये फिर आगे यहाँ पे आके मुड़ के फिर ये जाके उड़ीसा में ही आगे फिर मिल जाती है बंगाल की खाड़ी से। तो इसका अगर उद्गम पूछ ले तो ये केओंझर पठार से निकलती है जो उड़ीसा में है, और फिर यह अगर संगम पूछ ले तो उड़ीसा तट पर ये जाके बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो उड़ीसा से निकल रही है, लेकिन यहाँ पे छोटा सा भाग यहाँ पे निकला हुआ है जो झारखंड से प्रवेश करती है। तो ये झारखंड में एकदम थोड़ा सा हिस्सा अपना साझा करती है। तो इसके बारे में, यह नदी थोड़े समय के लिए झारखंड में भी बहती है बैतरनी, और फिर झारखंड में जाने के बाद ये उड़ीसा में प्रवेश कर जाती है, और फिर उड़ीसा में इस तट पर जाके बंगाल की खाड़ी में मिलती है। और यह नदी को उड़ीसा में, यहाँ पे उड़ीसा की गंगा बोला जाता है, और यह उड़ीसा की सबसे पवित्र नदी है। कौन सी नदी? बैतरनी नदी। तो ये याद रखिएगा। चलते हैं आगे हम लोग। उसके बाद है ब्राह्मणी नदी। तो ब्राह्मणी नदी भी देख लीजिए मैप पे, ये है उड़ीसा का मैप, और उड़ीसा के मैप में ये ब्राह्मणी नदी आती है। दो नदियाँ यहाँ पे आके मिलती है, एक नदी शंख और एक है साउथ कोयल यानी दक्षिण कोयल। ये दोनों नदियाँ आके झारखंड से ही निकलती है, और ये दोनों आके उड़ीसा में मिलती है। और उड़ीसा में किस जगह पे मिलती है? तो राउरकेला जगह है, उसी पे आके ये मिलती है। और मिलने के बाद फिर ये दोनों जब मिल जाता है तो इस दोनों को ब्राह्मणी के नाम के रूप में जाना जाता है, जो आके बहती हुई उड़ीसा के तट पर बंगाल की खाड़ी में ये अपना मुहाना बनाती है। और इसके शंख नदी की बात की जाए तो शंख नदी निकलती थी कहाँ पे? छोटा नागपुर पठार के झारखंड से, और वहाँ पे एक जलप्रपात है जिसका नाम है लावा पानी जलप्रपात, वहीं से निकल रही थी शंख नदी। और अगर दक्षिण कोयल नदी की बात की जाए तो यह झारखंड के एक जिला है यहाँ पे गुमला जिला, यहीं से निकलती है। और ये दोनों नदियाँ जाके कहाँ पे मिलती थी? उड़ीसा के राउरकेला में। फिर वहाँ पे ये नदियाँ किस नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है ब्राह्मणी नदी के रूप में। अब हम लोग जो यहाँ पे एक और नदी है जिसका नाम है महानदी, अब हम लोग उसको देखेंगे पूरी डिटेल के साथ। तो आइए अब हम लोग उसको चलते हैं देखने। तो महानदी की बात की जाए तो ये आप लोग मैप में देखिए, ये है उड़ीसा का मैप, फिर इधर आता है छत्तीसगढ़, फिर इधर आता है झारखंड। इतनी आपको याद रखिए। तो महानदी की बात की जाए तो हम लोगों ने महानदी को भी ट्रिक से याद किया था कि अमरकंटक से निकल रही थी तीन नदियाँ, सोन, महानदी और नर्मदा। सोनम मैं से मैकाल पठार की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक से, सोनम मैं छत्तीसगढ़ में हूँ। तो जिसने वीडियो देखा था उसको यहाँ पे याद होगा पूरी तरह से। तो सबसे पहले महानदी की बात की जाए तो सबसे पहले इसके उद्गम की बात की जाए तो महानदी का उद्गम अमरकंटक के दक्षिण में स्थित सिंहावा पहाड़ी से होती है, जो छत्तीसगढ़ के धमतारी जिला में स्थित है। फिर इसके संगम की बात की जाए तो यह उड़ीसा में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो यहाँ पे जैसे देखिए छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे ये आपके एक मैप है उड़ीसा, और उड़ीसा के बगल में यहाँ पे है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से ही निकलती है महानदी, और यहाँ से तीन नदियाँ निकलती हैं। यहाँ पे जैसे पठार है, मैकाल के पठार में अमरकंटक की चोटी, तो एक नदी निकलती है सोन, और इधर निकलती है नर्मदा, और यहाँ पे एक निकलती है महानदी। इसको ट्रिक से भी हम लोग देखेंगे। इसका ट्रिक क्या है? सोनम मैं छत्तीसगढ़ में हूँ। तो जब हम लोगों ने प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ में पढ़ रहे थे, अरब सागर की नदियाँ, तो वहाँ भी इसको कवर किया गया था। जैसे देखिए यहाँ पे अमरकंटक की पहाड़ी है छत्तीसगढ़ के पास, और फिर यहाँ से तीन नदियाँ निकल रही थी, इधर सोन, फिर इधर निकल रही थी नर्मदा, और एक महानदी। तो सोन, नर्मदा और महानदी, तो यही था सोनम, सोन नदी, नर्मदा नदी और महानदी। ये सोनम
फिर उसके बाद मै से हम लोग याद कर रहे थे मैकाल पठार, और ये मैकाल पठार है और इसी की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। सोनम मैं छत्तीसगढ़ में हूँ, तो ये छत्तीसगढ़ से निकल रहा था, तो सोनम मैं छत्तीसगढ़ में हूँ, याद हो गया होगा ये नदियाँ। तो इनको भारत के मैप पे भी देख लिए। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं आगे इसको देखने। तो यही ये छत्तीसगढ़ से महानदी यहाँ पे निकल रही है और ये फिर यहाँ पे उड़ीसा के तट पे आके ये मुहाना बनाती है बंगाल की खाड़ी में। तो यहाँ पे अगर बात की जाए इसके बारे में तो देख लीजिए, ये छत्तीसगढ़ है, यहाँ से निकलने के बाद ये नदियाँ यहाँ पे प्रवेश करती है उड़ीसा में, और उड़ीसा में बहते बहते ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो यहाँ पे अब हम इसके एक एक बिंदुओं को भी देख लेते हैं। तो यह भारत का जो सबसे लंबा बांध है जिसका नाम है हीराकुंड बांध, ये किस नदी पे है? तो ये आपके याद रखिएगा, ये इसी नदी पे है, महानदी नदी पे। तो ये इम्पोर्टेंट है। और महानदी के मुहाने पर ही पारादीप नामक एक बंदरगाह है। जैसे यहाँ पे ये मुहाना बनाता है ये नदियाँ यहाँ पे, तो यहीं पे एक द्वीप है जिसका नाम है पाराद्वीप। ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अब चलते हैं, इसके एक सहायक नदी भी है जो यहाँ पे एक नदी है जिस दिखाई दे रहा होगा, इसका नाम है तेल नदी। याद रखिए ये कहाँ से निकलती है? तो ये उड़ीसा से ही निकलती है। अब हम इसके आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे गोदावरी नदी को, और गोदावरी नदी को क्या बुलाता है? तो दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा भी बुलाता है गोदावरी नदी को। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसको इम्पोर्टेंट है, और यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो यहाँ पे इसकी लंबाई भी जानना जरूरी है। तो यह है 1465 किलोमीटर गोदावरी नदी की लंबाई। तो गोदावरी नदी को भी आप लोग एक बार मैप पे देख लीजिए। ये है भारत का मैप जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और ये है गोदावरी नदी। तो इसके बारे में हम लोग चलिए डिटेल से जानते हैं। फिर इसके बारे में जितनी भी सहायक नदियाँ हैं उन सबको भी हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पे इसकी बात की जाए तो सबसे पहले उद्गम के बारे में बात करेंगे। तो ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है महाराष्ट्र से, और महाराष्ट्र के एक ज़िला है नासिक ज़िला, और नासिक ज़िला के पास जो पश्चिमी घाट है उसी के एक पहाड़ी है, पश्चिमी घाट की एक पहाड़ है जिसका नाम है त्र्यंबकेश्वर पठार, वहीं से निकलता है गोदावरी नदी। और इसके संगम की बात की जाए तो ये बंगाल की खाड़ी में आंध्र प्रदेश में जाके अपना मुहाना बनाती है। तो ये सबसे पहले महाराष्ट्र से निकलने के बाद जाती है तेलंगाना में, फिर तेलंगाना से के बाद जाती है ये आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश के तट के पास ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो इसी बड़ी लंबाई होने के कारण ही गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, या वृद्ध गंगा। तो आपको याद रखना है। उसके बाद इसके सहायक नदियों को देख ले गोदावरी की। तो सहायक नदियों में ये जो इम्पोर्टेंट है वर्धा, वेनगंगा, पेनगंगा, इंद्रावती, दुधना, मंजरा, परवरा, पूर्णा, सबरी और मनेर। तो इन सबको हम लोग देखेंगे आगे मैप पे। तो यहाँ पे अब इसके देख लेते हैं। ये मैप है, समझ लीजिए गोदावरी। तो ये नदियाँ त्र्यंबकेश्वर पठार से निकलती है, और यहाँ से निकलने के बाद ये महाराष्ट्र में बहती हुई फिर जाती है तेलंगाना में, और तेलंगाना में बहती हुई फिर जाती है ये आंध्र प्रदेश हुई बंगाल की खाड़ी में मिलती थी। तो यहाँ पे इसके सहायक नदियाँ से बहुत है। तो जो इम्पोर्टेंट है हम लोग उन सभी को देखेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक नदी है जिसका नाम है परवरा, वो आके मिलती है इससे। फिर एक नदी है जिसका नाम है मंजरा, ये मंजरा आके यहाँ पे मिली थी। और फिर इस दोनों के बीच में एक नदी और भी जिसका नाम है पूर्णा, जो हम लोग यहाँ पे देखे हैं पूर्णा, वो नदी है। फिर पूर्णा के बाद बात की जाए तो यहाँ पे आगे चलने के बाद जो वर्धा नदी है, वर्धा नदी इम्पोर्टेंट है। वर्धा नदी जैसे यहाँ पे निकलती है तो वर्धा नदी में ही मेन आके मिलती है यहाँ पे पेनगंगा, और फिर ये नदियाँ दोनों आगे मिलती है। तो आगे बढ़ती हुई फिर इनसे आके मिलती है वेनगंगा, और ये जब तीनों नदियाँ आपस में यहाँ पे मिल जाती है तो इन तीनों नदियों के ही संयुक्त रूप का नाम है प्राणहिता नदी। और ये मुख्य रूप से जब तीनों मिल जाते हैं उसके बाद ये तीनों नदियाँ आकर मिलती है यहाँ पे गोदावरी नदी से। तो याद रखिएगा वर्धा, पेनगंगा, वेनगंगा और ये प्राणहिता, ये चार नहीं, ये तीन ही नदी है। और ये किसकी सहायक नदियाँ है? तो ये गोदावरी की सहायक नदियाँ है। फिर आगे इसके एक नदी आती है इंद्रावती, इंद्रावती नदी भी आके यहाँ पे गोदावरी से मिलती है। फिर गोदावरी के बाद अगर बात की जाए इंद्रावती के बाद तो यहाँ पे एक नदी भी है जिसका नाम है सबरी। तो फिर ये भी आपके कहाँ से, ये बाएं तट की नदियाँ है और ये आके जो मिलती है गोदावरी नदी से। फिर ये आपके इधर आने के बाद यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है राजमुंदरी, और यही जो आंध्र प्रदेश में है। और यहाँ पे एक मुहाना बनाती है अपना ये डेल्टा, और डेल्टा बनाती हुई ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो ये गोदावरी नदी की कहानी थी। तो चलिए आगे हम लोग अब देखते हैं
वो कृष्णा नदी को, कृष्णा नदी की बात की जाए तो यहाँ पे एक बार मैप में देख लीजिए कृष्णा नदी को, फिर इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये है कृष्णा नदी, और कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, इसके उद्गम की बात की जाए तो ये निकलती है महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट महाराष्ट्र से, और ये संगम बनाती है बंगाल की खाड़ी में। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानते हैं अब। तो ये महाराष्ट्र से जैसे निकलती है महाबलेश्वर से, तो महाराष्ट्र में बहने के बाद ये फिर जाती है कर्नाटक में, फिर तेलंगाना में बहती हुई जाती है आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश के तट पर ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो ये इसके उद्गम और संगम थे। और इसके बारे में बात की जाए तो यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहला कौन था, तो वो था गोदावरी, जिसकी लंबाई थी 1465, और इसकी लंबाई की बात की जाए कृष्णा की, तो कृष्णा की लंबाई 1401 किलोमीटर है, यह को याद रखिए। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे। तो इसी कृष्णा नदी पर ही दो आपको बांध याद रखना है, नागार्जुन सागर बांध और अलमाटी बांध। ये दोनों कहाँ पे है, तो ये कृष्णा नदी पे है, आपको याद रखना है। कृष्णा नागार्जुन यानी कृष्ण अर्जुन की दोस्ती, कृष्ण अर्जुन, और यहाँ पे है अलमाटी। तो अलमाटी अगर नहीं याद होता है तो आपको जब कृष्ण जी जो कितने बच्चे थे तो आपको देखते थे कितने मिट्टी खाते थे, तो अलमाटी कृष्ण, और माटी और कृष्ण का दोस्ती शुरू से ही बचपन से था, तो याद हो गया होगा। उसके बाद हम लोग इसके सहायक नदियों की बात करें तो इसमें सहायक नदियों में इसके महत्वपूर्ण है तुंगभद्रा, और फिर पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी और भीमा। इन सबको हम लोग एक एक करके जानेंगे। तो कृष्णा नदी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ये महाबलेश्वर से निकल रही थी, फिर ये महाबलेश्वर महाराष्ट्र से जाने के बाद कर्नाटक में प्रवेश करती है, कर्नाटक से ये फिर जाकर तेलंगाना में बहती है, और तेलंगाना में बहने के बाद ये आंध्र प्रदेश के पास, जहाँ पे ये आंध्र प्रदेश के तट पर बंगाल की खाड़ी मिल जाती है, और एक जगह यहाँ पे स्थित है विजयवाड़ा, उसी के पास ये अपना मुहाना बनाती है, कौन, कृष्णा नदी, और यहीं पे डेल्टा बनाती है। तो यहाँ पे एक नदी थी। तो इन सबके जो ये सहायक नदियाँ, जितने भी नदियाँ हैं ये सब सहायक नदियाँ है। तो इसके नाम क्या है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले कृष्णा से जो नदी आपको मिल रही है, आपको केवल रफ जो आपके कॉपी में बना रहे हैं तो वहाँ पे आप लोग खुद लिख सकते हैं। तो ये कोयना नदी था, कोयना नदी महाराष्ट्र से ही निकलता है, और ये कृष्णा नदी में जाकर मिल जाता है। फिर अगर महाराष्ट्र से ही आके नदियाँ निकलती है यहाँ पे, जिसका नाम है पंचगंगा, फिर उसके बाद है एक दूधगंगा, फिर उसके बाद एक है घाटप्रभा, और ये है मालप्रभा। ये जो सभी नदियाँ है आपके ये निकल रही थी महाराष्ट्र से ही, और ये जाके आपके कृष्णा नदी के दाहिने ओर से जाके ये मिल रही थी, तो याद रखिएगा इसको। फिर उसके बाद अगर बात की जाए इसके बाएं तरफ से एक नदी है जिसका नाम है भीमा, भीमा नदी आके बाएं तट से ये मिलती है किससे, कृष्णा नदी से। और भीमा की भी दो सहायक नदियाँ, एक यहाँ पे सीमा और यहाँ पे नीरा, याद रखिएगा ये है सीमा और ये है नीरा, ये दोनों भीमा की सहायक नदियाँ, ये इंपॉर्टेंट है इसकी। और ये आगे आके यहाँ पे ये कहाँ पे मिलती है, तो ये कृष्णा नदी से यहाँ पे ये मिलती है। फिर उसके बाद अगर बात की जाए तो ये नदियाँ जैसे आगे बढ़ती है वहाँ पे एक महत्वपूर्ण नदी आके मिलती है जिसका नाम है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा की बात की जाए तो तुंगभद्रा भी दो नदियों के मिलने से बना है, जैसे एक नदी है तुंग और एक है भद्रा। ये आपके तुंगभद्रा है, और ये कहाँ से आती है, तो कहाँ यानी कहाँ से ये निकलती है, तो ये दोनों नदियाँ निकलती है कर्नाटक से, और ये जहाँ आकर जाके एक जगह है मिलती है जिसका नाम है कुडली गांव, एक गांव है कुडली गांव, यहाँ पे ये दोनों नदियाँ मिलती है जो कर्नाटक के शिमोगा जिला में स्थित है। और ये जो मिलने के बाद जो ये तुंग और भद्रा मिलती है, तो यहीं से इन दोनों का नाम पड़ता है संयुक्त रूप से तुंगभद्रा। और फिर तुंगभद्रा जब आगे बढ़ती है तो तुंगभद्रा में एक नदी आती है जिसका नाम है हगारी। ये नदी आके यहाँ पे कहाँ से मिलती है, तुंगभद्रा में, और फिर तुंगभद्रा जाके आगे मिलती है किससे, कृष्णा नदी से। तो ये तुंगभद्रा नदी था, इम्पोर्टेंट है इसकी सहायक नदियों में, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर आगे हम लोग बात की जाए तो यहाँ पे जैसे ये आगे बढ़ती है तो एक तेलंगाना से नदी आती है जिसका नाम है मूसी। तो ये मूसी नदी कहाँ से आती है, याद रखिएगा तेलंगाना से, और ये आके फिर आके मिलती है कृष्णा नदी से। फिर आंध्र प्रदेश ये होते हुए नदियाँ कृष्णा नदी जाके मिल जाती है बंगाल की खाड़ी में। चलते हैं आगे हम लोग नदियाँ देखने। इसके आगे जो है वह है पेन्नार नदी। पेन्नार नदी को अगर आप मैप में देखिए तो देखिए कहाँ पे है, ये है पेन्नार नदी, और इसको बोला जाता है पेन्नार या पेन्नेरू। और ये कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है कर्नाटक से, और कर्नाटक से निकलने के बाद ये आंध्र प्रदेश में प्रवेश करती है, और फिर आंध्र प्रदेश के तट पर बंगाल की खाड़ी में ये
पेन्नार नदी मिल जाती है। फिर ये इसके बारे में अगर बात की जाए तो इसके सहायक नदियाँ भी है जिसका नाम है चित्रावती और पापागनी। इनको आप लोग यहाँ पे याद रख सकते हैं। तो ये है कौन सी नदी, पेन्नार। और एक और नदी जिसका नाम है पल्लार। तो पेन्नार और पल्लार आपको याद रखना है। ये दोनों नदियाँ निकलती है कर्नाटक से ही, आपको याद रखना है। तो पेन्नार नदी है जो वो तमिलनाडु में नहीं बहती है, लेकिन जो ये पल्लार नदी है ये तमिलनाडु में भी बहती है। तो ये निकलती है कर्नाटक से, फिर ये आंध्र प्रदेश होते हुए तमिलनाडु में बहती है और ये बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। तो ये कौन सी नदी है, पल्लार नदी। और ये आपको कहाँ से निकलती है, इसके उद्गम स्थान की बात की जाए तो ये कर्नाटक के कोलार क्षेत्र है, वहीं से निकलता है और ये कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु होते हुए बंगाल की खाड़ी में ये मिल जाता है। कौन, पल्लार नदी। और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट नदी है जिसका नाम है कावेरी नदी। तो कावेरी नदी को हम लोग आइए अब लोग जानते हैं डिटेल में। तो अगर इसको मैप पे देखें कावेरी नदी को तो ये कहाँ पे है, ये देखिए ये है कावेरी नदी जो आके कहाँ पे निकल रही है। तो उसको हम लोग कर्नाटक से ये निकलती है। कर्नाटक में एक जगह है ब्रह्मगिरी पहाड़ी, वहीं से ये निकलती है जो कर्नाटक के कुर्ग जिला में स्थित है। यहाँ से जब निकलती है ब्राह्मणी नदी से जो कर्नाटक से, तो फिर ये जाती है तमिलनाडु में बहती है और वहाँ पे जाके ये तमिलनाडु के तट पे बंगाल की खाड़ी में ये कावेरी नदी मिल जाती है। तो ये नदी अगर बात की जाए इस नदी के बारे में तो इस नदिया में हमेशा पानी भरा रहता है, इसलिए इसको सदनिया नदी भी कहते हैं। और इस नदी में अगर पानी कहाँ से आता है तो इसमें दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तरी पूर्वी मानसून, यानी जो मानसून जाता है उससे भी पानी इसमें जमा होता है और लौटता है मानसून, उससे भी इस नदिया में पानी जमा रहता है। यानी कि कावेरी नदी में लौटती हुई मानसून और इधर से जाती हुई मानसून से इसमें पानी जमा होता है, जिससे हमेशा ये सालों भर पानी भर रहता है और इसे सदनीरा नदी भी कहते हैं। तो इस कारण इसमें पानी हमेशा रहने के कारण इसको दक्षिण भारत की गंगा बोला जाता है कावेरी नदी को। जबकि दक्षिणी गंगा किसे बोला जाता है तो वो बोला जाता है गोदावरी नदी को, याद रखना है। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल की बात की जाए जो इसका नाम है तिरुचिरापल्ली, ये इसी नदी के किनारे स्थित है। किसके, कावेरी नदी के किनारे। कावेरी नदी पर ही तमिलनाडु में एक जलप्रपात है जिसका नाम है होगेनकल जलप्रपात, और इसमें इसी नदी पे कर्नाटक में भी एक जलप्रपात है जिसका नाम है भारचुकी जलप्रपात। तो आपको याद रखना है। और इसके सहायक नदियों की बात की जाए तो हेमवती, अर्कवती, स्वर्णवती, अमरावती और भवानी एक कावेरी की सहायक नदियाँ, ये है कावेरी नदी। तो कावेरी नदी की सहायक नदियों के अगर बारे में हम लोग बात करें तो ये यही थी कावेरी। जैसे यहाँ पे अगर चित्र बना दे तो ये कावेरी अगर नदी है तो सबसे पहले यहाँ पे जो नदियाँ आती थी ये लक्ष्मण तीर्थ नदी थी एक, और फिर इसके आगे यहाँ पे हेमवती नदी थी, फिर उसके बाद एक नदी आती थी कबिनी, फिर उसके बाद और भी नदियाँ है जिसका नाम है स्वर्णवती। स्वर्णवती नदी के बाद फिर एक यहाँ पे नदी आती थी जिसका नाम था सिमसा, फिर एक नदी है जो यहाँ पे इसका नाम है अर्कवती, और फिर एक नदी है भवानी, और फिर ये है अमरावती। और ये फिर आके यहाँ पे ये नदियाँ जाके मिलती थी कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में, जो कहाँ से आ रही थी तो वो आ रही थी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से। तो ये आपके कावेरी नदी है, इसको आप एक बार सुनकर बना सकते हैं खुद से। तो ये कावेरी नदी थी। और फिर आगे हम लोग इसके बारे में देखें तो कावेरी नदी की बात करें तो यह 3 बार 2 धाराओं में बंटकर 3 द्वीप का निर्माण करती है, तो जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसका अलग अलग नाम भी है। जैसे नदियाँ रास्ते में चलती है तो बीच में कहीं पे मैदानी भाग ऊंचा होने के कारण ये अपने मार्ग बदलती है। जैसे ये जा रही थी तो एक धारा यहाँ पर चल जाती है और एक धारा इधर चल जाती है, तो जो यहाँ पे खाली स्थान रहता है वहीं द्वीप बन जाता है। तो ये ऐसा बार ये 3 बार करती है। फिर ये जब आगे बढ़ती है तो यहाँ भी 2 धाराएँ बढ़ जाती हैं और बीच में यहाँ पे एक द्वीप बन जाता है। फिर ऐसे ही यहाँ पे एक और होता है। तो ये 3 बार ऐसा करती है और 2 बार ये कर्नाटक में करती है। और कहाँ कहाँ पे करती है तो श्रीरंगपट्टनम में और ये शिव समुद्रम में। फिर एक बार तमिलनाडु में करती है कहाँ पे तो श्रीरंगम में। इन तीनों को आपको याद रखना है। तो ये आप लोग तीनों देख लिए होंगे। और शिव समुद्रम बात की जाए तो इसी नदी पे शिव समुद्रम जलप्रपात भी है जो कर्नाटक और तमिलनाडु के सीमा पर अवस्थित है। किसके पे कि ये कावेरी नदी के किनारे पे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे वैगई नदी के बारे में। तो ये कहाँ से निकलती है, ये तमिलनाडु से निकलती है। तो एक बार आप लोग मैप पे देख लीजिए, ये है वैगई नदी। तो इसके बारे में अगर बात की जाए वैगई नदी के बारे में तो ये तमिलनाडु के मदुरई जिला से निकलती है, जहाँ पे एक पहाड़ी है वर्षानद पहाड़ी। और यहाँ से निकलने के बाद ये
मंडपम के पास, ये पाक की खाड़ी में मिलती है, तमिलनाडु में ही। तो ये वैगई नदी थी और इसी नदी के किनारे एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जिसका क्या नाम है, तो मदुरई, और एक और है रामानाथपुरम, ये इसी नदी के किनारे है। और इसी मदुरई शहर को क्या बोला जाता है, तो त्योहारों का नगर बोला जाता है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, वैगई नदी के किनारे। और इसके बाद एक और नदी है जिसका नाम है ताम्रपर्णी। इसके बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ से निकलकर ये आपके मन्नार की खाड़ी में जाके मिलती है। तो ये अगर बात की जाए तो कार्डामम एवं इलायची की पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है अगस्त्यमलाई, यहीं से निकलती है तमिलनाडु से, और ये मन्नार की खाड़ी में जाकर ताम्रपर्णी नदी मिल जाती है। और इसके बारे में अगर बात की जाए आगे, तो बंगाल की खाड़ी में जितने भी नदियाँ तो हम लोग उस सबको देख लिए हैं। और इसके क्रम अगर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, सजाने के लिए ऑप्शन दे दिए जाते हैं और उसको सजाना रहता है। तो जो बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ गिर रही थी उसका उत्तर से अगर दक्षिण क्रम है, तो उत्तर से सबसे पहले गिर रही थी स्वर्णरेखा, स्वर्णरेखा के बाद आ रही थी वैतरणी, फिर आ रही थी महानदी, फिर गोदावरी, कृष्णा, फिर पेन्नार, कावेरी, वैगई और ताम्रपर्णी। तो इनको सजाने के लिए आपको एग्जाम में दे सकता है। तो जितनी भी नदियाँ थी जो बंगाल की खाड़ी से गिर रही थी, तो हम लोग इन सबको यहाँ पे देख लिए हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और इसका PDF आपको अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे जाकर सर्च कीजिए स्टूडेंट जेलखाना, और वहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर ये वीडियो को PDF को आप लोग प्राप्त कर लीजिए। वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, धन्यवाद।